आइए सुनते हैं आज की कहानी डाकिन। रोशनी ने चरखा उठाकर धूल झाड़ी। वैसे चरखे पर धूल थी ही नहीं, ये अलग बात है। पिछली कताई अभी कल ही तो खत्म हुई थी, चरखे पर धूल कहाँ से होती। पश्मीना डॉक्टर की बीवी को देकर 400 रुपए ले आई थी उसने कताई का। पिछले साल की खुद की ही खरीदी हुई पश्म की तो उसने 6 बढ़िया शॉलें बनाई थी। उनसे 4 तो वो पहले ही बेच चुकी थी, बाकी बची 2 शॉलें भी उसने 1800 में बेच ली थी। 600 अपने पास रखकर 3000 कर्मू को देकर कॉलेज ग्राउंड में पश्म खरीदने भेजा था। पिछले कल से रामपुर में लावी का मेला लगा हुआ था। बच्चे तो अपने संगी साथियों के साथ सुबह ही मेला देखने चले गए थे। रोशनी ने चरखे की चूल्हों में तेल लेकर उसे धूप में रखा। अब 2-3 महीने उसे चरखे की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आज की धूप दिखाकर उसे अंदर रख देने के विचार से ही उसने चरखा निकाला था। ये चरखा जो कभी उसने शौक में ही खरीदा था, आज उसकी रोटी का आसरा बन गया था। कताई का काम तो उसके अम्मा अब्बू भी करते थे, किंतु तब चरखे नहीं तकली का रिवाज था। छोटी सी तकली और मर्दों की लंबी लंबी रातें। आधी आधी रात तो छोटे बड़े सब बैठे रहते, ऊन काटते, गीत गाते। पश्म तो बड़े लोग ही खरीदते थे, लेकिन ऊन हर एक के घर में होती थी। 8-10 भेड़ें हर कोई पाल लेता था। पश्म खरीदना पड़ती थी, वो भी तब जब कार्तिक में लावी के किनारे लगे मेले में कनौर पश्म बेचने आते। पश्म उस समय महंगी लगती थी, अब तो और भी महंगी है। मेहनत भी तो बहुत है उसमें। पहले तो बाल निकालने में महीने लग जाते हैं, तब कहीं जाकर पूनिया बनेगी, उसके बाद कताई होगी, बुनाई होगी। बड़ा झंझट है। उत्तम औरतें इसमें नहीं उलझती, बस पश्म खरीदी और रोशनी जैसी को पकड़कर छुट्टी कर ली। अच्छा ही है, गरीब आदमी को रोटी तो मिल जाती है इससे। उसके बापू के पास तो 110 भेड़ें थी पूरी। गर्मी शुरू होते ही इन भेड़ों को पर्वत शिखरों पर ले जाते और सर्दी शुरू होते ही वापस ले आते थे। शिखरों पर जाने से पहले और वापस आने के बाद 2-4 भेड़ों के बाल मोटी मोटी कैंचियों से काटे जाते थे। उन्हीं बालों को काटकर घर के कपड़े बनाए जाते थे। बापू घर की कती बुनी मोटी ऊन का पजामा पहनता था, ऊपर से मोटे ऊन का अचकन सा कोट डाल लेता। बापू के पजामे पर घुटनों तक पड़े बेल बूटे खम्बूल रोशनी को बड़े पसंद आते थे। तब सलवार कुर्ता कहाँ होता था। अम्मा भी तो घर के कते ऊन का बड़ा कंबल और चोली हाफ कोट पहना करती थी। बिस्तर के लिए आज जैसे गद्दे रजाइयां होते तो थे, लेकिन किसी किसी अमीर घर में, वो भी मेहमानों के लिए। अपने लिए तो बकरे के बालों से बने खर्चे बिछाए जाते और दोहड़ू गुदमे ओढ़े जाते थे। मोटे मोटे दोहड़ू गुदमे रजाइयों से भी ज्यादा गर्म होते थे। गुदमे के बराबर गर्मी तो 5 किलो रुई की भारी रजाई में भी नहीं होती। ऊपर से हल्का भी इतना कि ओढ़े हुए का पता भी नहीं चलता कि कुछ लिया है। जिस दिन रोशनी का विवाह हुआ तो उसके बापू ने धाम के लिए पूरे 6 बकरे काटे थे। माँ बता रही थी कि ढेर सारा मांस तो सुखाने के लिए ही बच गया था। बापू ने उससे भी तो चोलिया, दोहड़ू, एक घुपटा और ऊपर से ओढ़ने के लिए एक लोई कर्मू को भी घुपटा, कोट और 2 पजामे दिए थे। सारी बिरादरी के लोग बापू से गुस्सा हो गए थे। कह रहे थे, क्यों दे रहा है इतना? कल को हमारी लड़कियां भी मांगेगी वही सब, तो हम कहां से देंगे? बापू ने हंसकर जवाब दिया, कौन सा खरीद कर दे रहा हूं? घर में देव परमेश्वर का दिया सब कुछ है, इसे देकर क्या घट गया? पर बिरादरी वाले भी तो सच्चे थे। रिवाज कहाँ था तब इतना देने का? बहुत हुआ तो किसी ने थाली लोटा दे दिया और रस्सी धराती। अब की तरह थोड़े न दिया जाता था। पिछले साल ही रोशनी ने लड़की ब्याही थी। वक्त वक्त की बात है सारी। रोशनी के बापू ने अपनी मर्जी से दिया था, उसे मजबूरी में देना पड़ा वक्त देखकर। खुद उसकी बेटी बंती ने ही उन्हीं कपड़ों के नाम पर नाक सिकोड़ लिया था। साफ ही तो कह दिया था, बस एक दोहड़ू और कोट दे दो,
पर कोट नए फैशन का ही सिलवाना और बिस्तरों को कौन पूछता है आजकल। लाज न शर्म, हम लोग तो शादी के नाम पर ही शर्मा जाते थे। शर्म लगती है। हे राम, माँ बाप के सामने किसने बोलना। बड़ा खर्चा हो गया था, पर आजकल भेड़ बकरी हैं भी कहाँ, और कोई पालना भी चाहे तो जंगल ही कट गए हैं। चारण घसनी नहीं रहे, चराएंगे कहाँ उन्हें। हम लोग तो माँ से डरते थे, जो उन्होंने कह दिया कर लिया। आजकल के बच्चे ऊन काटेंगे भला। राम भजो जी, बस स्कूल कॉलेज और मटर गश्ती। ये तो लड़कियां हैं जो थोड़ा हाथ हल्का कर लेती हैं, नहीं तो मुझे ही न पिसना पड़ता अकेले। कर्मू बेचारा भी क्या करे, ईश्वर ने उसके साथ किया भी तो जुल्म ही है। अब एक हाथ से जितना हो सकता है कर ही रहा है बेचारा। धूप आंगन में फैल गई थी। रोशनी की निगाहें सूनी पड़ी गौशाला की ओर उठ गई, जहां अब लकड़ी भरी थी। भेड़ें तो कब की बेच दी थी, मर जो रही थी एक एक के बाद। सास ने बड़ा शोर मचाया, पर रोशनी क्या करती। 3-3 बच्चों के साथ घर संभालती, खेत संभालती या भेड़ बकरियां। देवर तो 10वीं पास करके चपरासी लग गया था। शादी के बाद देवरानी को भी साथ ले गया। कभी 10-15 दिनों के बाद आता तो बस मेहमानों की तरह। इधर फौजियों का कैंप लगने से बकरों के मुंह मांगे दामों में बिक रहे थे, उधर चारण नहीं, बेच दिए सब। अब आजकल तो माघ संक्रांति पर काटने को भी बकरे नहीं मिलते। खुमानी के पेड़ पर कोई पक्षी उड़ रहा था। रोशनी ने चौंक कर देखा, पेड़ के पत्ते उसकी गोद में आ गिरे थे। सर्दियां शुरू हो चुकी थी। इन दिनों तरह तरह के परदेसी पक्षी इधर आ जाते थे। उन्हीं में से कुछ लंबी पूंछ वाले नीलकंठ पेड़ पर बैठे धूप का आनंद ले रहे थे। भीतर ढेर सारा काम करने को पड़ा था, किंतु रोशनी का मन धूप से उठने को नहीं कर रहा था। नंगे पत्थर ठंडे लगने लगे तो उठकर अंदर से बोरी उठा लाई थी। मन का पंछी फिर सोचों के आकाश में उड़ने लगा। थोड़े से खेत यूं भी पूरे परिवार का पेट भरने के लिए कम पड़ते थे। यही नहीं, उस पर भी कोई काम करने को राजी ही नहीं होता था। आज के बच्चे 5 पढ़े नहीं कि बेकार के काम। हर दिन बच्चे कुछ न कुछ मांगते ही रहते। उस पर भी सरकार ने कितनी तो सड़कें ही बना दी, उन पर कितनी ही बसें चला दी हैं। इसे ही देखो, छोटा सा गांव है हमारा, इसके भी दोनों तरफ सड़कें हैं। सारा दिन इन पर बसें, ट्रक, कारें और न जाने क्या क्या आता जाता रहता है। सारा दिन धू धू, कभी इधर से तो कभी उधर से। पहले दिनों की शांति तो जैसे सपना हो गई है। बच्चे भी कहीं न कहीं पिकनिक पर जाते रहते हैं। हमारे समय में बहुत हुआ, कहीं साल 6 महीने में किसी मेले में चले गए। बसें, लॉरियां तो बहुत देखी, पर वे पिकनिक कैसी होती होगी जिस पर ये बच्चे गांव जंगल घुमाते हैं। एक दिन रोशनी ने बच्चों से पूछ ही लिया। बिरवा चाय पी रही थी। वो इतने जोर से हंसी कि उसके मुंह से भरी चाय का घूंट पिच से पिचकारी बन फूट पड़ा। फिर उसने पेट पकड़कर हंसते हंसते सबको ये बात सुनाई। अम्मा पूछ रही है, पिकनिक कितनी बड़ी होती है जिसमें सारे स्कूल के बच्चे आ जाते हैं, और वो बिना सड़क जंगल के अंदर कैसे जाती है। बच्चे तो बच्चे। कर्मू भी ठट्ठा कर हंस पड़ा। मैं तो रोने को हो गई थी। जाने दो, क्या करना है मुझे, क्या लेना देना, होती होगी पिकनिक भी। इसके बाद उसने किसी से कुछ नहीं पूछा। इतना क्या कम है कि हिसाब लगा लेती है। रोशनी ने उंगलियों पर गिनकर हिसाब लगाया। 600 रुपए बचे शालें बेचकर। 400 कल डॉक्टरानी ने दिए, 4.5-5 और भी हैं। अभी दूध के पैसे मिलने हैं। कुल मिलाकर 2 महीने का राशन आ सकता है। अगले महीने होटल वाले का दूध भी बढ़ाना होगा। सर्दी शुरू हो चुकी है। बच्चों के गर्म कपड़े भी बनवाने हैं। पहले तो घर के ऊन से चल जाता था। धत, अरे क्या हो जाता है उसे। फिर वही पहले, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे भी कभी कभी। एक दिन बच्चे भी खींच गए थे। क्या अम्मा, हर वक्त हमारे जमाने में पहले ये होता था, अब ये होता है। अरे होता था, ठीक होता था उस वक्त। अब जो हो रहा है वो भी ठीक ही हो रहा है, बल्कि वही ठीक हो रहा है, कहकर ठाकुरू पांव पटकता हुआ बाहर चला गया। अब ठीक गलत में क्या जानूं, अनपढ़ गवार औरत। पर इसमें मेरा क्या कसूर है। तब कौन पढ़ाता था लड़कियों को। लड़के तो फिर भी 2-4
जमात पढ़ लेते, पर लड़की बस ढोर डंगर चरा लिए बड़ी हुई तो घास, सोथर और लकड़ी ले आई, खेतों में चली गई। ये मर्द लोग करते क्या थे? अब तो पढ़ लिख कर नौकरियां करने लगे हैं, तब तो बस हल चला लिया और दारू पी ली थी, बस छुट्टी। निराई गुड़ाई से लेकर फसल संभालने तक का सारा काम औरतें करें और मर्द सोरा शराब पीकर धुत। पर इस मामले में रोशनी सुखी है। करमू ने उस दिन से शराब छोड़ दी थी जब 7वें बच्चे के होने पर रोशनी मरते मरते बची थी। उस दिन भी करमू नशे में धुत लौट रहा था। माँ के हाथ पांव फूल रहे थे, इस पर रोशनी बहुत कमजोर थी। ऐसे में करमू को नशे की हालत में देख उसकी छाती पर 2 हत्थड़ मारते लगभग चीख ही पड़ी थी माँ। हरामी, तेरी औरत मर रही है, संभाल बच्चे और पिला इन्हें सोरा शराब। करमू का सारा नशा उतर गया। झट से डंडों पर कपड़ा बांधकर गांव वालों की मदद से उसे रामपुर बुशहर के अस्पताल ले आया। रोशनी तो बच गई, लेकिन बच्चा न बच सका। एक बात ये हुई कि उस दिन से करमू ने शराब को हाथ नहीं लगाया। अच्छा हुआ, वरना क्या ये 6 पढ़ पाते? अब पहले वाली बात कहाँ रह गई है? मैं तो इतना भी नहीं जानती कि ये का है या माँ। बड़ी को तो 5 पढ़ाकर छुट्टी हो गई, लेकिन वो छोटी तो निरी अफलातून है। कहती है कॉलेज जाएगी, नौकरी करेगी, देखा जाएगा। अभी तो 9वीं में है। फिर भी ये तो कहना ही पड़ेगा कि पढ़ना है तो पश्म काट। मैं अकेली क्या क्या करूं? अरे रोशनी चौकी, धूप इतनी चढ़ आई है, ये बस क्यों नहीं आई? करमू आता ही होगा। रोशनी ने चूल्हे पर पतीला चढ़ा दिया दाल का। आते ही भात मांगेगा। आज तो धूप से उठने का दिल ही नहीं कर रहा। फिर बादल भी छाने लगे हैं, बारिश हुई तो मेला खराब हो जाएगा। उस दिन भी तो ऐसे ही बादल थे जिस दिन करमू छत के लिए लकड़ी चिराने आरे पर गया था। लोगों ने बताया कि आरे वाले का मिस्त्री छुट्टी पर था। करमू खुद ही आरा मालिक के साथ मिलकर लकड़ी चीरने लगा था। ऐसा पहले भी तो करता था। गपशप मारते पता नहीं कैसे कब उसका हाथ आरे की चपेट में आ गया। करमू के कटे हाथ के ठूंठ पर उसने ज्यों ही पट्टी बांधी देखी, रोशनी की चीख निकल गई। गश खाकर धरती पर गिर पड़ी। पूरा परिवार चीखने चिल्लाने लगा। डॉक्टर इलाज के बाद भी कहीं कटा हाथ जोड़ता है। अब तो रह गई रोशनी और 6 बच्चे। पहले ही गुजारा मुश्किल था, लेकिन अब के प्रश्न ने रोशनी को चरखे की याद दिलाई। फिर तो शुरू होगा कताई का धंधा। कुछ तो उसे कताई का काम मिल जाता और कुछ वे लोग अपनी ऊन पश्म खरीद लेते। सब मिलकर पश्म के बाल निकालते। करमू कंघा का एक सिरा टांगों में दबाकर दूसरा कंधा बाएं हाथ में पकड़ लेता और दबे पुनिया बना लेता। रोशनी कताई करती तो करमू जुलाई के पास जाकर बढ़िया शौले बनवा लाता। अच्छी कमाई हो जाती थी। अब तो पश्म भी महंगी हो गई है। 3 सालों में लगातार 500 रुपए किलो बिक रही है। एक दिन पता नहीं सब लोग डंकल डंकल बुलाने लगे थे। होगा कुछ अंकल कंकल, मुझे क्या। चाचा, ताया, मामा, बड़े बापू, काना बापू, सबके सब अंकल। अरे हाँ, वो होती है ना डायन, उसे ही कहते होंगे डंकल। क्या बोल रहे थे? यही कि डंकल के आने से सब कुछ महंगा हो जाएगा। हाँ, तब तो डाकण ही होगी। गांव में भी जिसे डाकण नजर लग जाए वो बीमार हो जाता है। जरूर बाजार को भी डाकण लगी होगी। रोशनी, अरे ओ रोशनी, कहाँ है री? करमू की आवाज पर वो बोरी उठाए एकदम उसके सामने जा खड़ी हुई। कितना पश्म लाए? क्या भाव मिली? अच्छी तरह देख कर लाए हो ना? कैसी है, सफेद या साबरी? बस। करमू ने अपना बायां हाथ उसके मुंह पर रख दिया। अब चुप भी कर। फिर उसने रोशनी के दिए नोट ज्यों के त्यों निकाल कर उसकी हथेली पर रख दिए। ये क्या, तुम पश्म नहीं लाए? नहीं, क्योंकि इस बार पश्म 1400 रुपए किलो है और बाजार में है भी बहुत कम। करमू की आवाज में उदासी का भाव था। इतनी महंगी पश्म खरीद कर हम किस भाव शौले बेचेंगे? उस कीमत पर खरीदेगा भी कौन? तो क्या डाकड़ आ गई? डाकड़? कैसी डाकड़? करमू हैरान परेशान उसे देख रहा था। अरे तुम ही तो कह रहे थे कि डाकड़ के आने से सब कुछ महंगा हो जाएगा। करमू हक्का बक्का आंखें फाड़े अपनी अनपढ़ और मासूम पत्नी का मुंह देख रहा था।
किस सादगी से वो कितनी बड़ी बात कह गई थी। हाँ, डाकड़ आ गई थी। सच यही था कि डंकल समझौते के अनुसार चीन की सीमा खुल गई थी। लवी के ऐतिहासिक मेले की जान पश्चिम का निर्यात होने से पश्चिम के भाव एकदम से 3 गुना होकर आसमान छूने लगे थे। कर्मू और रोशनी को लगा जैसे उनके मुंह से निवाले ही छिन गए हों। डाकिड़ का यही सच था।